देखिए, हिंदुस्तान कॉपर अगर आप एक साल का मूवमेंट भी देखें तो 30% से ज्यादा ना प्राइसेस बढ़े हैं। जिंक में भी अगर आप देखो तो 25 to 30% से ज्यादा प्राइसेस बढ़े। तो बोथ हिंदुस्तान कॉपर हिंदुस्तान जिंक को इसका फायदा हुआ है, क्योंकि बेस में जब आपके प्राइस बढ़ते हैं, बेस मेटल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इन लोगों का जो कॉस्ट होता है वो कहीं ना कहीं फिक्स और थोड़ा वेरिएबल होता है, लेकिन फिर आपका मार्जिन इंप्रूवमेंट आ जाता है, ऑपरेटिंग लीवरेज का इंप्रूवमेंट आ जाता है। वही दोनों हिंदुस्तान कॉपर हिंदुस्तान जिंक के साथ हुआ है। दोनों अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहे हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा नीचे आ गए थे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अगर हम लोग हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, तो हिंदुस्तान कॉपर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर 48% से ग्रो हुआ है। ठीक है, और एमआईसी सेल ऑलमोस्ट 12% से ग्रो हुआ है। अगर मैं इबिटा मार्जिन देखे तो बहुत ही जबरदस्त बढ़ा है ना, ऑलमोस्ट 1000 बेसिस पॉइंट, यानी अच्छा खासा 10% के आसपास इबिटा मार्जिन बढ़ा है। फोर्थ क्वार्टर में भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट था। सो पैट ऑफ कोर्स नो ऑलमोस्ट 96% से ग्रोथ था। और ये क्यों ऑपरेटिंग लीवरेज आया है? क्योंकि अगर आप लोग हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो एक्सपेंशन मोस्टली, क्योंकि प्राइसेस आपकी बढ़ी है, तो डायरेक्टली मैंने जैसे बोला कि कॉस्ट ऑलमोस्ट फिक्स और वेरिएबल के बाद अपने आप बढ़ जाते, तो ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ जाता है। और ये देखो, ये अभी साइकिल अप है, तो इसका भी फायदा हो रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन देखे तो ऑलमोस्ट इसका नेट डेट पोजीशन जीरो है। कैश हम लोग 700 करोड़ का है, और काफी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है 1400 करोड़ के आसपास। प्रोडक्शन मैट्रिक भी देखे तो ऑलमोस्ट 27 नो ऑलमोस्ट टन्स के 27,000 टन्स के आसपास के इनका ऑलरेडी नो प्रोडक्शन चला है, विच इज क्वाइट गुड। वन ऑफ द बेस्ट इन लास्ट 5 years, यानी कहते हैं अपने पीक पे चल रहा है। यानी इनको कहीं ना कहीं अभी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी अगर इनको रियल में यहाँ से बड़ा ग्रोथ और प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपकी 100 की कैपेसिटी है और आप 93 94 पे चल रहे हो, अगर आप कैपेसिटी नहीं बढ़ाते हो, प्राइसेस अभी ऊपर के लेवल पे, थोड़ा भी अगर नीचे आते तो इनके डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में हिट होता है। इसलिए अगर आप देखें तो हिंदुस्तान कॉपर में नो काफी हद तक प्राइसेस में भी मूवमेंट आता है। अगर आप देखें तो 52 वीक से ऑलमोस्ट 25% डाउन है। क्यों? क्योंकि अगर आप कैपेक्स नहीं डालते हो और नई कैपेसिटी नहीं लेते हो और प्राइसेस डाउन है, तो करंट प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं सकता, तो प्राइसेस नीचे, तो अपने आप आपका वॉल्यूम ही गिर जाए, वॉल्यूम नहीं, बेसिकली सेल्स ही गिर जाएगा, रेवेन्यू ही गिर जाएगा। एंड दैट इज व्हाई मार्केट बहुत ही नो पास से ट्रैक करे कि क्या इनकी कैपेसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हिंदुस्तान कॉपर में ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो भी जो करना था उसका 101% पे चल रहे हैं। और 2030 का प्लान है, लेकिन आई थिंक वो लोग ज्यादा, उनको जल्दी करना पड़ेगा। कैश फ्लो अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का कैश फ्लो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्शन टारगेट अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 91 92% पे चल रहे हैं। तो वही तो मैंने बोला कि ये आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सस्टेन एट दिस रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड एट दिस इबिटा मार्जिन। कुछ प्रोविजंस करते हैं, कंटिजेंसी इनके चलते रहते, क्योंकि कुछ लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं 900 करोड़ के आसपास सुरदा माइन के वजह से, तो वो एक प्रोविजन किया हुआ है। लेकिन आगे जाके वो लोग रैंप अप करने के लिए, कैपेसिटी रैंप अप करने के लिए ना ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का वो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो बिजनेस मॉडल अगर आप देखें तो सिंगल सेगमेंट बिजनेस मॉडल है जो कॉपर पे ही है। ठीक है, और फ्लक्चुएशन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। और ये बेसिकली आप कहते हैं ना कि हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो यहां से मुझे लग रहा है कि इनको कैपेसिटी पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ता है तो फिर मुझे यहाँ इशू लग रहा है। अगर मैं दो अभी का आगे जाके भी लग रहा है कि कैपेक्स अगर आप देखें तो ये डाल देते। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये नया कैपेक्स डालते भी है, लेकिन उसको कहते हैं ना कि ऑपरेट होने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आप देखो तो क्यूआईबी और एनसीडी का अप्रूवल वो ले रहे हैं कि फंडिंग लानी पड़ेगी नई कैपेसिटी इंप्रूवमेंट के लिए। हाँ, उनके कुछ प्लान्स अभी नए एक दो आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो ये सब कर सकते हैं और कॉपर प्राइसेस ऊपर रह सकते हैं, चांसेस क्या है, चलो कॉपर प्राइसेस क्यों ऊपर रह सकते हैं, क्योंकि डेटा सेंटर्स आ रहे हैं आपका, कहीं ना कहीं ये ईवी और उन सब का भी बहुत ही जबरदस्त तेजी है, सोलर पैनल्स, रिन्यूएबल्स, इन सब में ग्रीड होता है। ये हर जगह कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब काफी यूज होता है।
और इसके वजह से यहाँ तेजी के बहुत सारे चांसेस है कि यहाँ से भी डिमांड, अगर आप मुझे बोलो कि स्ट्रक्चरली कौन सा मेटल रियली में भाग सकता है यहाँ से थोड़ा अच्छा ग्रोथ होगा, तो वो है कॉपर का। ठीक है, अगर मैं वैल्यूएशन देखूं तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ऊपर पे लेवल पे आती है, क्योंकि बहुत ही भाग चुका है ये स्टॉक। अगर पिछले एक साल में ही देखे ना, तो ये स्टॉक 150% से ज्यादा भागा है। पी एक समय पे 100 के ऊपर था। यानी मैंने कभी भी कोई मेटल कंपनीज का पी 100 पे नहीं देखा था। हाँ, अभी 55 हो गया है। रीजन, एक तो ये स्टॉक नीचे आया है, प्लस ईपीएस पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया, इसलिए ये क्वार्टर का भी रिजल्ट अच्छा है, इसलिए ये ईपीएस बढ़ा है, तो पी रेशियो थोड़ा डाउन आया है। अगर ईवी बाई ईबिटा भी अगर मैं देखूं इसका, तो जस्ट टू टेल यू, ईवी बाई ईबिटा ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 35 का चल रहा है, जो बहुत हाई है। ठीक है, जैसे आपने स्टील कंपनीज का देखा होगा, ईवी बाई ईबिटा काफी कम है। तो ये, लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉपर की इतनी सारी स्पेसिफिक कंपनीज नहीं है ना, दैट इज अ थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इसलिए यहाँ डिमांड, दूसरा एक वेदांता है, और अदरवाइज ज्यादा कॉपर की नो इंडस बेसिफिक कंपनी नहीं है, और इसके लिए इसको प्रीमियम भी मिल रहा है। अगर आरओसी देखो, 32-42 का तो आरओसी है, यानी जबरदस्त आरओसी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मेन प्रॉब्लम इज 55 का पीबी ऑन अ हायर साइड है। इसको जस्टिफाई करने के लिए इसको कहीं ना कहीं जो मैंने स्टैट्स बोले वो करना पड़ेगा। आप बोलोगे तपन इस लेवल पे लेना चाहिए। अभी देखो ये रिसेंटली अभी 6% गिर गया, फ्राइडे भी 6% गिर गया है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। लेकिन आप बोलोगे डिमांड डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, ईबिटा मार्जिन और इम्प्रूव हो सकता है, डिमांड स्ट्रांग है। तो आप थोड़ा अगर लंबा सोचते हो तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अदरवाइज यू हैव टू कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन हिंदुस्तान कॉपर, बी लिटिल बिट केयरफुल। अदरवाइज तेजी तो दिख रही है। चले और एक स्टॉक की बात करते हैं, वो है हिंदुस्तान जिंक। काफी रिटेल कंपनीज का फेवरेट है, रिटेलर्स का। क्यों? क्योंकि ज्यादा जबरदस्त डिविडेंड देता है, खतरनाक डिविडेंड देता है हिंदुस्तान जिंक। ओवर द इयर्स तो बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया है। सो अगर हम लोग और प्लस प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखें तो रेवेन्यू 49% से बढ़ा, इबिटा भी ऑलमोस्ट 4% से बढ़ा है, 57%, वन ऑफ द हाईएस्ट है उनका इबिटा रिसेंटली। और पैट भी अगर आप देखो तो 67% का ग्रो हुआ है। इसको भी क्या फायदा हुआ है, जिंक प्राइसेस ऊपर है ऑलमोस्ट 35% से। आप देखो तो जिंक प्राइसेस ऊपर है पिछले एक साल में, तो उसका डायरेक्टली इनको ऑपरेटिंग लीवरेज में प्रॉफिट आ रहा है। दूसरा इनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, और जिसके वजह से मार्केट एक्साइटेड है, कि इनका एक सिल्वर का सेगमेंट है जो ऑलमोस्ट 140% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। तो वो पता है कितना प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रोल है, मोर देन हाफ द प्रॉफिटेबिलिटी वो सिल्वर से ही आ रहा है। जबकि सिल्वर इज नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ हिंदुस्तान जिंक, जिंक इज द मेजर पार्ट, लेकिन सिल्वर इतना ग्रो कर रहा है। और अगर आप देखें तो डीलीवरेजिंग हो रहा है। इसके वजह से क्या हुआ है कि इनका जो डेट टू इक्विटी 0.8 था, वो अभी देखे तो 0.36 आ गया। तो वो डीलीवरेज होंगे, तो इसका क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है और डिविडेंड ठीक ठाक दे देते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने कम करके डिविडेंड इतना ज्यादा नहीं दिया है, उसके वजह से उन्होंने क्या किया, डेट का रीपेमेंट किया है। और कॉस्ट कंट्रोल अच्छा खासा वो लोग कर रहे हैं, तो उससे प्रॉफिट भी आ रहा है, सॉरी मार्जिन में इंप्रूवमेंट भी आ रहा है। कैश फ्लो देखो तो 17,000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, तो विच इज ऑलमोस्ट 1.23% ऑफ पैट, जो रेयरली होते हैं इन सब कंपनीज में, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। तो वहां आप देखें किस तरह से इंप्रूवमेंट आ रहा है। और लेकिन एक ही चीज है कि ये कंपनी इस तरह से भाग रहे, तो गाइडेंस भी इन्होंने काफी बढ़ा दिया था, तो वहां थोड़ा मिस हो रहा है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल दैट्स ओके। सिल्वर किस तरह से वो कैपेसिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। तो मैनेजमेंट प्लान करे 700 से 750 करोड़ का, लेकिन अभी भी अगर आप देखें यानी 700 से 750 टन का वो लोग कह रहे कि टारगेट है उनका। लेकिन अगर आप देखो सिल्वर का अभी प्रोडक्शन कुछ 627 करोड़ के आसपास है, और वो डिक्लाइन हुआ है। वहां मार्केट को दिक्कत लग रही है कि भाई सिल्वर सेगमेंट आपका इतना चल रहा है, भाग रहा है, तो आप वहां क्यों बढ़ा नहीं रहे हो। लेकिन वो उस तरह से मैनेजमेंट अभी भी
बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि एक बात बता दूं, अगर सिल्वर का पोर्शन बढ़ गया ना हिंदुस्तान जिंक में, ये कंपनी बहुत कमाएगी। क्योंकि सिल्वर की डिमांड भी बहुत है, यानी सिल्वर ऐसा नहीं कि हम लोग ले रहे इसलिए हाउस होल्ड, पर कंपनियों में भी डिमांड काफी होती है, तो उसके वजह से वहाँ मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं। तो किसी को देखना है तो यस, वन हैज टू कीप इन माइंड। ओवरऑल तो अगर आपने हिंदुस्तान जिंक लेके रखा होगा तो इतने सालों में जिस तरह से स्टॉक तो भागा है, लेकिन जिस तरह से डिविडेंड दिया है, तो आपके पैसे तो कब के काफी गुना हो गए होंगे। सो गाइडेंस की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल गाइडेंस के सामने कैसे है, तो प्रोडक्शन अभी भी थोड़ा मिस है। लेकिन कहते हैं ना कि मार्जिन अच्छा है। कैपेक्स ग्रोथ वो लोग बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से अच्छा खासा, और सिल्वर का खास करके सिल्वर यहाँ से वो बढ़ाएंगे। बाकी अगर यहाँ एक ही चीज देखनी पड़ेगी कि आगे जाके वापस देखो ये बड़ा बड़ा डिविडेंड देने लगे तो फिर इनको प्रॉब्लम आ सकती है। होपफुली दे विल नॉट डू दैट। और कमोडिटी प्राइसेस पे बहुत कुछ डिपेंड है, जिंक का प्राइस थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो इनको डायरेक्टली प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये छोटे पॉइंट आपको थोड़े ध्यान में रखते हैं। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक अभी देखो 20 के पी पे है, यानी इतना महंगा नहीं है। ओके, और स्टॉक भाग गया था काफी। अगर आप देखो मई 24 में 296 था, और वो भाग के ऑलमोस्ट 740 हो गया, फिर वो इसी की रेंज में घूम रहा है, वापस थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है। लेकिन ईवी बाई ईबिटा और एंड ऑल दैट इफ आई कंपेयर, तो ये स्टॉक 1 मिनट एग्जैक्टली मैं बोल देता हूँ 12 का है, यानी इतना महंगा नहीं है। लेकिन ये क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जिंक में जो सप्लाई क्राइसिस है, अभी सप्लाई की क्राइसिस है, तो अगर वो रिजोल्व हो जाती है तो जिंक के प्राइसेस गिर सकते हैं। तो वो स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी नहीं है जैसी कॉपर ग्रोथ स्टोरी है। कॉपर इज अ ग्रोथ स्टोरी, इसमें सप्लाई रिस्क ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन इस सप्लाई किस तरह से वो हैंडल करते हैं उस पर ज्यादा डिपेंडेंट होगी। तो ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी नहीं है, लेकिन इट विल बी अ गुड डिविडेंड प्लेयर, और आपको यहाँ से भी ग्रोथ नो, क्योंकि प्राइसेस आए तो ग्रोथ दे सकते हैं ओवर द टाइम। अगर मैं पिछले 1 साल और 2 साल का भी रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट 44% का, इस साल का है, 3 साल का 27% रिटर्न है। तो महंगा नहीं है, तो यहाँ वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होगी जितनी आपने हिंदुस्तान कॉपर में देखा है। लेकिन हाँ, जैसे मैं बोला कि हो तो होल्ड कीजिए, और उस तरह से आप देखिए। अगेन आई एम रिपीटिंग गाइज, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि कोई रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए। हम जो भी स्टॉक रेकमेंड करते हैं हमारे स्मॉल केस में करते हैं। आप जाके आप कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा, हमने लिंक दिएगी किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज है कि आप थोड़ा कॉशनली, आप दोनों हिंदुस्तान कॉपर और जिंक में रह सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। बट साइकिल में चेंज, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन बोथ द स्टॉक, अदरवाइज बोथ द स्टॉक आर क्वाइट इन फेवर।